आगे बढ़ते हैं। 2.1 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। प्राकृतिक स्वरूप का अर्थ प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है उसे हम प्राकृतिक स्वरूप कह सकते हैं। उपमहाद्वीप के जो धरातलीय स्वरूप में एक समान नहीं होते, इसमें विभिन्नताएं रहती हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप के जो भौगोलिक हैं और धरातलीय बनावट में विभिन्नताओं और विशेषताओं के बारे में आगे विस्तार से वर्णन करेंगे और साथ ही साथ इसकी उत्पत्ति, जो भौतिक और मानवीय संबंधों की जानकारी कैसे प्राप्त किया गया, भौगोलिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी कैसे निर्माण हुआ, और हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक माना गया है कि भौगोलिक परिवेश में मनुष्य अपनी जो जीविका है, आजीविका की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करते थे। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, उनका जनजीवन जो मुख्यतः कृषि पर आधारित माना गया है। पठारी प्रदेश ले सकते हैं। पठारी प्रदेश में कृषि के अलावा वन उत्पादन, खनन है और उद्योग, जिससे वह अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। थार में ले सकते हैं। थार के मरुस्थल के जो उत्तरी पर्वत इलाके हैं, उनमें जो रहने वाले लोग हैं, उनका मुख्य व्यवसाय जो पशुचारण के रूप में अपनी आजीविका चलाते हैं। आगे ले सकते हैं समुद्र तटीय प्रदेश। समुद्र तटीय प्रदेश के लोगों का जो आजीविका का मुख्य आधार है वह मछली पालन, तो इसकी सहायता से उनका व्यवसाय होता है और उनका जीवन का गुजारा करते हैं। इस तरीके से उनका आजीविका का निर्वहन होता है। आप जानते ही होंगे विज्ञान और तकनीकी में जो लगातार विकास हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय और भौगोलिक स्थितियों में लगातार बदलाव हो रहे हैं, और कुछ बदलाव पर्यावरण की दृष्टि से भी मानवीय विकास में इसका कुछ प्रतिकूल समस्याएं भी हो सकती हैं, और इन समस्याओं के निदान के लिए हमें जरूरी है कि हम इन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ से आगे समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस भारत के प्राकृतिक मानचित्र में कुछ पर्वतीय पठार मैदान दी हुई है, उसकी जानकारी लेते हैं। भारतीय महाद्वीप के जो उत्तर में स्थित है पामीर की गांठ, उसमें कई पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, जिस पर्वत श्रेणी का नाम है हिंदुकुश, काराकोरम, कुल्लुन, ध्यानसान और हिमालय। यह पर्वतें जो है उत्तर दिशा की ओर स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में आ जाता है अरावली पर्वत की श्रेणी है, और पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं, और पूर्व में पूर्वी घाट में निम्न पहाड़ियां तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान स्थित है। संरचना, सेल समूह और भू आकृति की विभिन्नताओं के आधार पर भारत की जो भू संरचना को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, और पांचवा है भारतीय मरुस्थल। आइए हम इन 5 भू संरचनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला पॉइंट आज लेते हैं जो 2.1 उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। यह पृथ्वी की किसी भी भूभाग के जो धरातलीय बनावट या स्थलाकृति से बने हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 शक्तियां समाहित होती हैं। वे हैं एक आंतरिक और दूसरा है बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्ति में आप ले सकते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, जो पृथ्वी के भीतर चलने वाली शक्तियां अंतर्जित होती हैं, जो धरातल के विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी करते रहती हैं।
निर्माण करते हैं। और वाह में आप ले सकते हो वायु, वर्षा, हिम, जल तथा तापमान। ये जो क्रियाएं हैं इसको आप बाहरी शक्तियों से मान सकते हैं। पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और विभिन्न सेल एवं खंडों में से बना हुआ है। जो इन खंडों से बना हुआ है इन्हें हम प्लेट भी कहते हैं। जो पृथ्वी के धरातल के मुख्यतः 6 भागों में यह प्लेटों में कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हैं। और इन प्लेटों का एक जो मुख्य है वह भारतीय प्लेट कहते हैं। और सभी जो प्लेट भूगर्भीय बल के कारण वह क्या होती हैं, खिसकते रहती हैं और गतिशील होती हैं। तो ये गतिशील होने के कारण हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, न कि यह जीवन में भी देखे जा सकते हैं। इन दो प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित है जिसे टेथिस सागर कहते हैं। और इन दो सागरों के बीच में से बहने वाली जो नदियां हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव जो काफी लंबे समय तक हो रहे थे और सागर में जमा होने के कारण यह अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। और यह इस तरह से लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि जो पर्वतमाला है सबसे नवीन है, जबकि जो अरावली पर्वत आप देखे थे वह प्राचीनतम मानी गई है। आज जिस स्थान में हिमालय खड़ा है वहां करोड़ों साल पहले सागर की लहरें भी उठती थी। हिमालय पर्वत में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल है, जिसमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणी हैं, जिसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय के ट्रांस हिमालय में भी अंतर्गत समझा गया है। पश्चिम से आप पूर्व तक ले सकते हो। हिमालय में हिमाद्री और नेपाली में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जहां विश्व की जो 14 सबसे उच्च कोटि में से यह 9 स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसका लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है, जो आंतरिक और मध्य हिमालय हिमाचल भी कहलाता है। यह हिमालय की पर्वत श्रृंखला के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। शिवालिक हिमालय सबसे भिन्न भूभाग माना गया है। जो शिवालिक का दक्षिण हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढाल वाला माना जाता है। इसके जो उत्तर में समतल भूमि जो घाटी दिखाई दे रही है वह बेसिन है, जिन्हें हम दुन कहा जाता है या दुन कहते हैं। और जो देहरादून ऐसी घाटी में बसा हुआ एक प्रमुख शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हो कि हिमालय से कई नदियों का उद्गम भी हुआ है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण बड़ी नदी मानी गई है। तीस्ता, मानस, ब्रह्मपुत्र भी इन नदियों में शामिल हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सिंधु एवं यमुना, राप्ती, गंडक, गोमती, कोसी, गंगा यह प्रमुख नदियां भी शामिल किया गया है। और उत्तर भारत में बहती जो समस्त नदियों को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जो विशाल मैदान का निर्माण करती हैं, यह ये सतत बहने वाली नदियों में माना गया है, जो आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में जीवनधारा के रूप में माना जा सकता है। और इसी सिंधु गंगा के मैदान में विश्व के प्राचीनतम सभ्यता का भी विकास हुआ था। कश्मीरी घाटी इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। कश्मीरी घाटी का जो त्रियामी चित्र, जो ऐसी घाट जो चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है और अंततः पर्वतीय घाटी कहते हैं। कश्मीर की घाटी का एक अंदर पर्वतीय घाटी भी
कहते हैं। यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। इस घाटी से जो होकर सर्पाकार झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर में विशाल मीठे पानी की जो है वह एक वुलर झील के नाम से बहती है। हिमनद क्या होता है? जिस क्षेत्र में अत्यधिक ठंडे तथा ऊंचे पहाड़ों पर पानी की बजाय हिम की वर्षा होती है और हिम की जो वर्षा होने से जमीन पर गिरने पर इनका दबाव के कारण यह सघन हो जाती है और इसका कुछ अंश जो है कठोर बर्फ के रूप में ले लेता है। हिम क्षेत्र में बर्फ के नीचे की ओर ढाल के सहारे यह खिसकता जो ढलान रहती है उसकी सहायता से यह खिसकते रहते हैं और यह खिसकते हुए बर्फ को ही हम हिमनद या ग्लेशियर कह सकते हैं। नदियों की तरह भी हिमनद की घाटियों से होकर बहती है, अर्थात हिमनद बर्फ की नदी है जिसका स्रोत भी हिम क्षेत्र कह सकते हैं। हिमालय में अनेक हिमनद स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जो ग्लेशियर मानते हैं वह गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर मानी गई है।